हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। नववर्ष 2021 की आप सभी को शुभकामनाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 161 से और 229 पर आधारित पूर्व के वर्षों में विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षाओं से पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जो बुक हमारे द्वारा यहाँ डिस्कस की जा रही है वह यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक्स है। आप इस बुक्स को मार्केट से परचेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन ला स्टडी को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए, एपीओ एग्जाम के लिए, एडीपीओ एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में बिहार एपीओ एग्जाम के लिए तथा मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज की सुविधा उपलब्ध है। अब आप केवल ₹1 प्रतिदिन की दर से मात्र 365 रुपये में 10 प्रश्न प्रतिदिन की हिंदी मीडियम 10 लॉ एमसीक्यू रेगुलर टेस्ट सीरीज का लाभ हमारी एप्लीकेशन पर ले सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज को आप लैपटॉप या पीसी पर भी दे सकते हैं, जिसके संबंध में पूरी जानकारी आपको एप्लीकेशन पर दी गई है। यदि किसी प्रकार की कोई आपकी क्वेरी है तो आप 9219160065 पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके भी क्वेरी ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश सिविल जज परीक्षा के लिए, उत्तर प्रदेश एपीओ एग्जाम के लिए हमारी टेस्ट सीरीज 10 जनवरी तक प्रारंभ कर दी जाएगी। यूपी सिविल जज की वैकेंसी आने वाली है। अब हम यहाँ प्रारंभ करते हैं चैप्टर क्रमांक 11, जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक्स पर आधारित ये प्रश्न है। चैप्टर 11 ये लोक सेवकों के द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों को किए जाने से संबंधित है। एमसीक्यूज यह भी पूछा जाता है कि आईपीसी का चैप्टर 11 किससे संबंधित है, तो लोक सेवकों के द्वारा उनसे संबंधित अपराधों को लेकर के चैप्टर 11 प्रावधान करता है, जो कि धारा 161 से और धारा 171 तक है। इस चैप्टर में केवल 2 ही एमसीक्यू यहां दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि एक प्राइवेट चिकित्सक है जो कि स्वयं क्लिनिक चलाता है। ब को जो कि अम्ल आक्रमण अर्थात एसिड अटैक का पीड़ित है, उपचार देने से इनकार कर देता है। उसके द्वारा जो अपराध बनता है वो किस धारा में बनता है, ये पूछा गया है। सेक्शन 166 में, सेक्शन 166A में, सेक्शन 166B में या सेक्शन 167 में। उत्तराखंड पीसीजे का 2019 में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय दंड संहिता की धारा 166B इस संबंध में प्रावधान करती है। 166B के अनुसार जो कोई ऐसे किसी भी लोक या प्राइवेट अस्पताल का, चाहे वह केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा हो, ध्यान रखिएगा, चाहे वो केंद्रीय सरकार के द्वारा चलाया जा रहा हो, राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा हो या किसी स्थानीय लोकल बॉडी के द्वारा चलाया जा रहा हो या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, सभी पर लागू है ये मामला, ये धारा। चलाया जा रहा हो भारसाधक होते हुए, ऐसा व्यक्ति जो भारसाधक अर्थात जिसके नियंत्रण में ऐसा अस्पताल चल रहा है, वहाँ जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, तो भारसाधक अर्थात वो उनका हेड माना जाएगा। भारसाधक होते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357C के उपबंधों का उल्लंघन करेगा। अब आप धारा 357C पर जाइए सीआरपीसी में कि धारा 357C सीआरपीसी की क्या प्रावधान करती है। तो देखिए, धारा 357C ये प्रावधान करती है कि कोई भी ऐसा अस्पताल जो या तो राज्य सरकार के अंडरटेकिंग हो या केंद्र सरकार के अंडरटेकिंग हो या प्राइवेट हो, किसी स्थानीय निकाय के द्वारा चलाया जा रहा हो या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा हो, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 326A जो कि एसिड अटैक से संबंधित है, तो धारा 326A और धारा 376 और 376 की जो अन्य संबंधित धाराएं हैं, उन सभी धाराओं के अधीन आने वाले किसी भी अपराध के जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, उनका तत्काल निःशुल्क और प्राथमिक
जो चिकित्सा अगर उपलब्ध नहीं कराते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ धारा 166B के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ जो अलग से आपके लिए प्रश्न बनते हैं, एक तो आपका ये बनता है कि 166B, यहाँ ये आईपीसी के सेक्शन के तहत कार्रवाई हो गई। दूसरा 166B का जो संबंध है ये सीआरपीसी के किस सेक्शन के साथ है, तो सीआरपीसी के सेक्शन 357C के साथ में इसका संबंध है। और 357C ये किन धाराओं के से संबंधित है, तो ये आपका धारा 326A और 326 के साथ में धारा 376 और 376 से संबंधित जो अन्य धाराएं हैं 376A 376B, इन सभी धाराओं को लेकर के ये सेक्शन आईपीसी का बात करता है। तो सीआरपीसी का सेक्शन 357C यहाँ इस तरह से आईपीसी के सेक्शन के साथ में रिलेटेड है। तो वह कारावास से, तो 357C के नियमों का या उपबंधों का जो उल्लंघन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। यहाँ ये पहला प्रश्न चैप्टर 11 का यहाँ कंप्लीट हुआ। इसके बाद यहाँ चैप्टर क्रमांक 12 है जो कि निर्वाचन संबंधी अपराधों को लेकर बात करता है। निर्वाचन अर्थात ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन, और इसमें जो सेक्शन है आपका सेक्शन 171A से लेकर के और 171I तक ये आपके सेक्शन है। पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये 4 आपको यहाँ विकल्प दिए हुए हैं, पूछा गया कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। पहला है निर्वाचन में रिश्वत को धारा 171B में बताया गया है, ये करेक्ट है कि निर्वाचन इलेक्शन में जो रिश्वत वाली बात आती है ये धारा 171B में है। दूसरा है दंगा, दंगा को धारा 159 में बताया गया है और दंगा के लिए ध्यान रखिएगा कि दंगा के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। सी है धारा 310, धारा 310 में ठग को परिभाषित किया गया है, ये भी करेक्ट है। और डी है आपका लोक न्यूसेंस, इसको धारा 267 यहाँ लिखा गया है। धारा 267 ये लोक न्यूसेंस से संबंधित नहीं है, इसके लिए जो संबंधित धारा है ये है धारा 268। धारा 267 ये वाट या माप से संबंधित, जो बनाना या तैयार किए जाने से संबंधित है। वाट या माप आप नकली तरीके से तैयार कर रहे हैं तो उसके संबंध में है। व्याख्या बता दी है इसकी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171B में निर्वाचन में रिश्वत को बताया गया है। धारा 159 में दंगा को, धारा 310 में ठग को तथा धारा 267 में छोटे वाट या माप का बनाना या बेचना ये बताया गया है, जबकि धारा 268 में लोक न्यूसेंस को परिभाषित किया गया है। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक निर्वाचन में एक अभ्यर्थी ने यह प्रचार किया कि वह चालंती विष्णु होने के कारण स्वयं भगवान जगन्नाथ का प्रतिनिधि है, अतः जो भी उसके पक्ष में मत नहीं देगा वह हिंदू धर्म और भगवान जगन्नाथ के प्रति पापी होगा। अब पूछा गया है कि क्या मामला यह बनता है, तो आईपीसी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निर्वाचन में असम्यक असर का अपराध कारित करने के लिए दोषी होगा। वह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किसी भी अपराध का दोषी नहीं है, परंतु उसकी अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी, ये गलत है। तीसरा है कि वह तत्सम प्रवृत्त किसी भी विधि के अंतर्गत दोषी नहीं है, ये भी गलत है। और ऑप्शन क्रमांक 4 है कि वह निर्वाचन में प्रतिरूपण के अपराध का दोषी है। इस प्रश्न का सही आंसर ये है कि वह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निर्वाचनों में असम्यक असर डालने वाली बात यहाँ उस व्यक्ति के द्वारा कही जा रही है। वो कह रहे हैं कि मैं विष्णु का प्रतिनिधि या विष्णु के अवतार के रूप में जो भी बताया गया है, तो ये असम्यक असर एक गलत तरीके से असर डालने वाली बात है, जो कि धारा 117C के अंतर्गत आती है। प्रश्नगत समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 171C जो कि निर्वाचनों में असम्यक असर डालने के बारे में प्रावधान करती है के अधीन बाद आपका है ये आपका राजदेव बनाम गंगाधर AIR 1964 ओडिशा का मामला है, वन के बाद पर आधारित है। ये जो समस्या है जो प्रश्न में आपको यहाँ बताया गया है, ये आपका ध्यान रखिएगा, ये साइटेशन आप लिख लीजिएगा कि राजदेव बनाम गंगाधर AIR 1964 ओडिशा वन के बाद पर आधारित है। धारा 171C के खंड 3 के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी या मतदाता को यह विश्वास कराने के लिए
आप किसी अभ्यर्थी को या किसी मतदाता को यह विश्वास कराने के लिए आप उत्प्रेरित करते हैं और इस तरह के प्रयत्न करते हैं, इस तरह की बातें कहते हैं कि वह मेरा कोई ऐसा व्यक्ति जिससे कि वह हितबद्ध है, उस मतदाता, उस जो प्रत्याशी है जो चुनाव लड़ रहा है, उससे जो मतदाता हितबद्ध हैं, उनको वो इस तरह से भ्रामकता पर उनको भ्रमित कर रहा है, वह मेरा कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे कि वह हितबद्ध है, देवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परनिंदा का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा, वह निर्वाचन में असम्यक असर डालने का प्रयत्न करता है। तो ऐसा व्यक्ति निर्वाचन में, चुनावों में असम्यक असर डालने का प्रयास कर रहा है, अर्थात जो मतदाता है वो उनकी बातों से भ्रमित हो जाएगा, उनकी बातों में आ जाएगा। अब हम चैप्टर क्रमांक 13 जो कि लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमानना से संबंधित है, धारा 172 से धारा 190 तक यहाँ इस चैप्टर में प्रश्न सेक्शन पर आधारित है। पहला प्रश्न है कि ए, जो कि एक जिला न्यायालय के समक्ष दस्तावेज पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, उसको पेश करने का शासय लोप करता है। ए भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अधीन अपराध कारित करता है? तात्पर्य है कि ए को एक जिला न्यायालय के समक्ष दस्तावेज पेश करने के लिए वैध रूप से, अर्थात उस व्यक्ति को दस्तावेज पेश करने के लिए जिला न्यायालय के समक्ष जाना है और पेश करने से शासय लोप करता है, अर्थात वह उन्हें पेश करने से बचता है, पेश नहीं कर रहा है। तो पूछा गया है कि उसे भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अधीन अपराध किया है? धारा 177 में, धारा 173 में, धारा 174 तथा धारा 175। 4 सेक्शन हमको यहाँ दिए हुए हैं, हमको सही आंसर यहाँ बताना है। प्रश्न की व्याख्या है कि प्रश्न का समस्या में ए ने भारतीय दंड संहिता की धारा 175 के अधीन अपराध कारित किया है। धारा 175 दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, धारा 175 बताती है कि दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध लोक सेवक, अर्थात कोई ऐसा लोक सेवक जो कि ऐसे दस्तावेज को या ऐसे किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, जिसे जाना है पेश करने के लिए लेकिन वो नहीं जाता है, आबद्ध लोक सेवक को दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लोप का प्रावधान करती है। अर्थात ऐसे दस्तावेज को या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को वह लोक सेवक अगर नहीं ले जाता है, पेश करने के लिए नहीं ले जाता है, अर्थात ऐसे आदेश का लोप करता है, तो इसके संबंध में धारा कौन सी है? धारा 175 है जो कि इसके संबंध में प्रावधान करती है। धारा 174, ये लोक सेवक का आदेश न मान करके गैर हाजिर रहना, लोक सेवक का आदेश आपके द्वारा नहीं माना गया और आप गैर हाजिर हुए हैं, ये धारा 174 बताती है। धारा 173, समन की तामील का या अन्य कार्रवाई का उसके प्रकाशन या प्रकाशन का निवारण करना, यह धारा 173 बताती है। धारा 177, ये मिथ्या साक्ष्य दिए जाने से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 2 है कि ए एक भूधारक है, अर्थात जमीन का स्वामी है, यह जानते हुए कि उसकी भू संपदा की सीमाओं में एक हत्या की गई है। जो उसकी भू संपदा अर्थात उसकी जो जमीन है, उस जमीन की सीमा में, उस जमीन के अंदर किसी की हत्या हुई है और उस जिले के मजिस्ट्रेट को जानबूझ करके यह मिथ्या इत्तला देता है कि मृत्यु सांप के काटने के परिणाम स्वरूप हुई है, तो ए ने किस धारा के अधीन अपराध किया है, अर्थात वो किस धारा के अधीन दोषी है, ये पूछा गया है। जबकि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उस व्यक्ति की हत्या के संबंध में झूठ बोल करके सांप का काटा जाना बताया गया है, तो ए को धारा 177, धारा 179, धारा 178 और धारा 182। तो सही आंसर इसका है आपका धारा 177। जैसा कि अभी हमने ऊपर के प्रश्न में देखा था, धारा 177 लिखा हुआ है आपका मिथ्या इत्तला देना, अर्थात झूठी इत्तला दिए जाने से संबंधित ये धारा 177 है। तो यहां इसका सही आंसर हो जाएगा कि धारा 177 जो कि मिथ्या इत्तला दिए जाने से संबंधित है। धारा 177 भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार मिथ्या इत्तला दिया जाना। धारा 178 ये शपथ या प्रतिज्ञा से इनकार करना, जबकि लोक सेवक के द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। धारा 179 प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इनकार करना। धारा 179 बताती है कि जो ऐसा कोई लोक सेवक जो कि प्रश्न करने के लिए
किसी व्यक्ति के लिए प्राधिकृत किया गया है कि वो उससे प्रश्न कर सकता है, तो लोक सेवक का उत्तर देने से इनकार करना। आप ऐसे किसी लोक सेवक के उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं तो आपके खिलाफ धारा 179 के तहत कार्रवाई की जाएगी। धारा 182, इस आशय से मिथ्या इत्तला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति कारित करने के लिए करे। अर्थात धारा 182 के तहत क्या है कि आपने ऐसी कोई गलत सूचना दी है किसी लोक सेवक को कि जिससे कि ऐसा लोक सेवक किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाए। इस तरह की आपकी झूठी सूचना पर तो धारा 182 के तहत कार्रवाई इसमें की जाएगी। चैप्टर क्रमांक 14 जो कि मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों को लेकर के बात करता है, और धारा 191 से और धारा 229A तक इस चैप्टर में ये सेक्शन है। प्रश्न पहला है कि एक बक्से में जो कि बका है, एक बक्से में जो कि बका है इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस बक्से में पाए जाएं और इस परिस्थिति में ब चोरी के लिए दोषित ठहराया जाए। एक बक्से में जो कि बका है, के द्वारा बके बक्से में आभूषण इस तरह रखे गए हैं, वो चाहता है कि ब इसमें चोरी के लिए पकड़ा जाए और दोष सिद्ध हो जाए। अन्य भारतीय दंड संहिता की नीचे दी हुई किन धाराओं के अधीन अपराध किया है? धारा 191 में, धारा 193 में, धारा 192 में तथा धारा ए ने कोई भी अपराध नहीं किया। धारा 192 ये मिथ्या साक्ष्य गढ़ने से संबंधित है। धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देने से संबंधित है। आप सेक्शंस के वर्डिंग पर ध्यान दीजिएगा कि धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देने से संबंधित है और धारा 192 ये मिथ्या साक्ष्य को गढ़ने से संबंधित है। अर्थात यहाँ उस ए के द्वारा साक्ष्य को गढ़ा जा रहा है, साक्ष्य को पैदा किया जा रहा है। साक्ष्य गढ़ना अर्थात साक्ष्य को तैयार करना कि बी पकड़ा जाए। प्रस्तुत समस्या आईपीसी की धारा 192 के दृष्टांत ए अर्थात क पर आधारित है। धारा 192 मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के बारे में प्रावधान करती है। तो यह इस प्रकार से मुख्य परीक्षा के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न यह बनता है कि प्रारंभिक परीक्षा में सीधे सीधे जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा उस प्रकार से प्रश्न बनेगा, लेकिन अगर मुख्य परीक्षा वाली बात आती है तो मुख्य परीक्षा में ये प्रश्न इसी तरह से दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित के संबंध में 5 नंबर का ये प्रश्न बनेगा कि किस सेक्शन पर आधारित है, तो आपको वो सेक्शन देना पड़ेगा और उसके संबंध में ये डिटेल थोड़ी सी देनी होगी कि ये कि अमुक जो समस्या है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 192 पर आधारित है और धारा 192 मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के संबंध में बताती है। तो उसको धारा 192 को आपको लिखना होगा और ये भी बताना होगा कि ये अमुक दृष्टांत है, दृष्टांत क है और दृष्टांत क जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 192 के साथ ये मेल करता है, या ये प्रश्न जो है धारा 192 पर आधारित है और इसके अनुसार ये मिथ्या साक्ष्य गढ़ा गया है और अमुक व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का दोषी है धारा 192 के अनुसार। इस तरह से आपको मुख्य परीक्षा में भी इस प्रश्न को इसी तरह से थोड़ा सा विस्तार से लिखना होगा। प्रश्न क्रमांक 2 है कि एक बक्सा जो कि बका है इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस बक्से में पाए जाएं और इस परिस्थिति में ब चोरी के लिए दोषित ठहराते। वही प्रश्न यहाँ पर इसको रिपीट किया गया है। तो धारा 192 के अंतर्गत आएगा। धारा 191 मैंने आपको बताया कि मिथ्या साक्ष्य देने के संबंध में है और धारा 192 ये मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के संबंध में है। प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 192 के दृष्टांत क पर आधारित है, जो कि धारा 192 ये मिथ्या साक्ष्य को गढ़ने के परिभाषा से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 3 है कि क अपनी दुकान में बही की एक मिथ्या प्रविष्टि इस प्रयोजन से करता है। देखिए, क अपनी दुकान में बही की, क या ए ये अपनी ही दुकान में जो बही खाते रखे जाते हैं उस बही खाते की एक गलत प्रति तैयार कर रहा है, एक झूठी प्रति, मिथ्या प्रविष्टि अर्थात उसमें कोई ऐसी एंट्री करते हैं, ऐसी प्रविष्टि उस प्रयोजन से तैयार करता है कि वह न्यायालय में संपोषक साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जाए। अर्थात वो व्यक्ति ये चाह रहा है, ये चाह रहा है, उसने उस बही खाते में कोई एंट्री ऐसी गलत कर ली है, गलत एंट्री कर ली कह लीजिए, या उसको एक फर्जी तरीके से मान लीजिए, तो एक झूठी प्रविष्टि उसने कर ली है और न्यायालय में ये माना जा रहा है कि न्यायालय में के सामने जब वो उस दस्तावेज को पेश करे
तो न्यायालय उसे संपोषक साक्ष्य के रूप में माने कि ऐसा साक्ष्य पोषणीय है कि संपोषक साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जाए, तो क दोषी होगा मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का, मिथ्या साक्ष्य देने का, दुष्प्रेरण का तथा आपराधिक षड्यंत्र का, क्योंकि उसके द्वारा यहाँ मिथ्या साक्ष्य गढ़ा गया है, तैयार किया गया है, देने वाली बात नहीं आ रही है, यहाँ उसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य को तैयार किया गया है, गढ़ा गया है, तो ऐसा व्यक्ति यहाँ धारा 192 आईपीसी के अंदर दंडनीय होगा। धारा 192 के प्रभाव से क मिथ्या साक्ष्य गढ़ने हेतु दोषी है। धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देने के संबंध में है। धारा 107 ये दुष्प्रेरणों को बताती है तथा धारा 120A आपराधिक षड्यंत्र की बात करती है। तो यहाँ आपराधिक षड्यंत्र और दुष्प्रेरणों वाली कोई बात नहीं आई है। प्रश्न क्रमांक 4 है कि अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में मिथ्या प्रविष्टि इस प्रयोजन से करता है कि वह न्यायालय में सर्वोत्तम संपोषक साक्ष्य के रूप में काम में लाई जा सके। सेम यही प्रश्न आपका ऊपर था, वहाँ एक बही के संबंध में कहा गया था, यहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, अर्थात आप अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में या जो भी आपकी ऐसी डिवाइस है उसमें आप गलत तरीके से प्रविष्टि कर रहे हो, तो ये आपका मिथ्या साक्ष्य गढ़े जाने से संबंधित है। यहाँ भी इसका जो आंसर है वो सही आंसर आपका ए होगा कि मिथ्या साक्ष्य गढ़ा गया है। सही ऑप्शन ए है। भारतीय दंड संहिता की धारा 192 में मिथ्या साक्ष्य गढ़ने को प्रदर्शित किया गया है तथा धारा 193 में मिथ्या साक्ष्य गणना के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। आपने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, धारा 192 है, लेकिन मिथ्या साक्ष्य गढ़े जाने के लिए दंड कहाँ दिया जाएगा, तो वो धारा 193 में दिया जाएगा। धारा 192 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा संशोधन किया गया तथा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में मिथ्या प्रविष्टि इस प्रयोजन से करना कि वह न्यायिक कार्रवाई में संपोषक साक्ष्य के रूप में कार्य में प्रयोग में लाई जाए को भी मिथ्या साक्ष्य गढ़ना कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 5 है कि मिथ्या साक्ष्य गणना भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत है, तो धारा 192 के अंतर्गत है। प्रश्न क्रमांक 6 है कि झूठी गवाही देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकी देना या उत्प्रेरित करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अधीन दंडनीय है। तो झूठी गवाही देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकी देना, आप किसी व्यक्ति को धमकी दे रहे हैं कि वो आपके संबंध में या आप किसी मामले में जिसमें हित रखते हो उसको लेकर के वो झूठी गवाही दे, तो झूठी गवाही दिए जाने के संबंध में सेक्शन 195A प्रावधान करता है। किसी भी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना या उत्प्रेरित किया जाना भारतीय दंड संहिता की धारा 195A के अधीन दंडनीय है। धारा 191 मिथ्या साक्ष्य दिए जाने से संबंधित है तथा धारा 192 मिथ्या साक्ष्य गढ़ने से संबंधित है। धारा 195 ये आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना, अर्थात किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आप चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास हो जाए या कोई ऐसा कारावास हो जाए, कारावास से दंडनीय अपराध के लिए वो दोष सिद्ध हो जाए के आशय से आप ऐसा झूठा साक्ष्य दे रहे हैं, गढ़ रहे हैं, देना या गढ़ना, ये धारा 195 के अंतर्गत आता है। धारा 195A भारतीय दंड संहिता किससे संबंधित है, तो धारा 195A भारतीय दंड संहिता, अभी हमने आपको इस ऊपर के प्रश्न में बताया था कि किसी व्यक्ति को धमकी दिया जाना, झूठी गवाही देने के लिए धमकी दिए जाने से संबंधित है। तो साक्षी की सुरक्षा से गलत है, आहत की सुरक्षा से यह भी गलत है, मिथ्या साक्ष्य दिए जाने के लिए धमकी दिया जाना, ऑप्शन क्रमांक सी आपका यहाँ इसे करेक्ट है। एप्लीकेशन जो ला स्टडी की है उसको डाउनलोड किए जाने का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी यहाँ नीचे दिए गए हैं। एक लिंक टेलीग्राम चैनल का आप लोगों की अपनी सुविधा के लिए, आप लोगों के अपने डिस्कशन के लिए ला स्टडी एजुकेशन के नाम से है, और दूसरा ला स्टडी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जो कि केवल ला स्टडी के नाम से है। आप दोनों को टेलीग्राम पर सर्च करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 8 है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 195A किससे संबंधित है, तो धारा 195A मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी दिए जाने से संबंधित है। धारा 195A के अनुसार, इसको हम विस्तार से देख लेते हैं एक बार। यहाँ दिया है, जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को उसके शरीर,
ख्याति या संपत्ति। देखिए 195 बताती है आप धमकी देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकी दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को आपके फेवर में कि वो ऐसा गवाही दे सके, तो आप उसे किस तरह की जो नुकसान है वो पहुंचाएंगे, उसके शरीर को, उसकी ख्याति को, उसकी रेपुटेशन को, उसकी संपत्ति को, या ऐसे व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को। ध्यानपूर्वक समझिएगा कि धारा 195 ये बताती है कि जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को, आप किसी अन्य व्यक्ति को उसके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे हाथ पर तोड़वा देंगे, या तुम्हें भी तो हल्की चोट पहुंचाइए, इससे कहीं ज़्यादा अच्छी चोट पहुंचाएंगे अगर आपने हमारे फेवर में गवाही नहीं दी या झूठी गवाही दी। उसकी ख्याति को, उसकी रेपुटेशन को आप क्षति पहुंचा रहे हैं, और रेपुटेशन को क्षति किसी भी तरीके से पहुंचाई जा सकती है। रेपुटेशन को मतलब अर्थात आप उसके विषय में कुछ गलत बातें लोगों को बता करके ख्याति को या उसकी संपत्ति को, आप उसकी प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचा रहे हैं को, या ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को, या ऐसे व्यक्ति के शरीर या इसकी रेपुटेशन को जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध है। हो सकता है कि आप उस व्यक्ति के बेटे को, उसकी बेटी को, उसकी माँ को, उसकी वाइफ को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं, तो यह कारित करने के आशय से कि कोई भी क्षति करने की धमकी देता है। देखिए बहुत आसानी से आप इन सेक्शंस की परिभाषा को याद कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ कहा गया है कि धारा 195 के अनुसार जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को, ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को, उसके शरीर को, ख्याति को, तीन बातें कही गई हैं, शरीर को, ख्याति को या संपत्ति को, शरीर को, रेपुटेशन को या प्रॉपर्टी को। दूसरा ऐसे व्यक्ति की ख्याति को या शरीर को जो कि उससे हितबद्ध है, तो आप उस व्यक्ति को या किसी अन्य दूसरे व्यक्ति को जो कि उससे हित रखता है, यह कारित करने के आशय से कि कोई भी क्षति करने की धमकी देता है कि वह व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य दे, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी एवं जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 है कि क यह जानते हुए कि ख ने य की हत्या की है, ख को दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से मृत शरीर को छिपाने में ख की सहायता करता है, क किस धारा के अंतर्गत उत्तरदायी है। प्रश्न को दोबारा समझिएगा कि क यह जानते हुए, यह जानता है कि ख ने य की हत्या की है, क यह जानता है कि ख के द्वारा य की हत्या की गई है, ख को दंड से प्रतिच्छादित अर्थात ख को दंड से बचाने के लिए कि ख पनिशमेंट उसको न हो पाए, बचाने के आशय से मृत शरीर को, बॉडी को छिपाने में वो ख की सहायता करता है। क के द्वारा क किस धारा के अंतर्गत उत्तरदायी होगा, तो धारा 201 के अंतर्गत ये उत्तरदायी होंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 201 अपराध के साक्ष्य का विलोपन, जो भी अपराध आपके द्वारा किया गया है उसके साक्ष्य का विलोपन करना, उसको नष्ट किया जाना, उसको छुपाया जाना, या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए, या जो अपराधी है उसे आप छुपा रहे हैं, प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देने को प्रावधानित करता है। आप झूठी सूचना दे रहे हैं, मिथ्या इत्तला देने को प्रावधानित करता है, तथा प्रस्तुत समस्या इसी धारा पर आधारित है तथा ए इस धारा के अंतर्गत ही उत्तरदायी होगा। प्रश्न क्रमांक 10 है कि साक्ष्य के रूप में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश किया जाना निवारित करने के लिए नष्ट करने का अपराध भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन दंडनीय है। साक्ष्य के रूप में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए, अर्थात उसे छिपाई जाने, निवारित करने के लिए नष्ट करने का अपराध, अर्थात आप उसे नष्ट कर रहे हैं या उसको बचा रहे हैं कि ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रयोग में ना आ सके साक्ष्य दिए जाने के संबंध में, तो धारा 201 के अधीन या धारा 204, धारा 203 या धारा 202। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 204 के अंतर्गत साक्ष्य के रूप में किसी भी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना, अर्थात वो पेश न हो पाए न्यायालय के समक्ष, इसके लिए आप उसे नष्ट कर दें, ये धारा 204 के अधीन दंडनीय है। धारा 203 किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तला। धारा 202 इत्तला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति के द्वारा अपराध की इत्तला देने का शासय लोप किया जाना। और धारा 204 ये अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए, धारा 201 अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए या छुपाए जाने के लिए या दंड से बचाए जाने के लिए मिथ्या इत्तला दिए जाने से संबंधित है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इससे आगे के वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 11 और उससे आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें,
जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी इन वीडियो से लाभ उठा सकें। आगामी बिहार एपीओ परीक्षा, मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा, यूपी एचजीएस परीक्षा एवं आने वाली उत्तर प्रदेश सिविल जज परीक्षा, राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इसको शेयर करें तथा हमारी एप्लीकेशन ला स्टडी को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, जहां के विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए काफ़ी कम कीमत में आपको टेस्ट सीरीज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।